स्टूडेंट्स, हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। कंडीशनल सेंटेंसेस, जैसा कि नाम में ही आप देख रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, इट मींस कंडीशन अप्लाइड। कोई ना कोई कंडीशन यहां लागू होगा और कंडीशन लागू होगा तब कोई एक्शन होगा, यानी यह बताएगा कि कोई एक्शन ऐसा होगा, हो सकता है या होता है कब, जब ये सर्टेन कंडीशन अप्लाई किया जाता है। किसी सर्टेन कंडीशन के अप्लाई होने पर ऐसा चीज होगा, ऐसा एक्शन होगा, ऐसा एक्शन हो सकता था या ऐसा एक्शन होता या होता है, जो कहें। याद रखा जाए कि कंडीशनल सेंटेंस में दो पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा रियल उसका एक्शन का और दूसरा होगा उसके कंडीशन का। क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में जब तक कंडीशन नहीं लागू होगा तब तक तो दूसरा एक्शन नहीं होगा। तो एक जो कंडीशन लागू होगा उसको इफ क्लॉज कहेंगे, उसको कंडीशनल क्लॉज कहेंगे, और जो कंडीशन के अलावा पार्ट बचा वो मेन क्लॉज होगा, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो जब भी कहीं कंडीशनल सेंटेंसेस आपको मिलेंगे तो मूलतः उसके दो पार्ट मिलेंगे। एक को इफ या कंडीशन क्लॉज कहेंगे और दूसरे को मेन क्लॉज कहा जाएगा। इसी का चर्चा हम यहां पीडीएफ के माध्यम से किए हैं, जरा सा देखिएगा। कंडीशनल सेंटेंसेस में कह रहा है कि कंडीशनल सेंटेंसेस डिस्क्राइब्स एन एक्शन व्हिच हैपेंस व्हेन ए सर्टेन कंडीशन इज अप्लाइड। कंडीशनल सेंटेंस यह दर्शाता है कि कोई एक्शन, कोई एक्टिविटी होती है। कब होती है? जब एक सर्टेन कंडीशन लागू किया जाता है तब होती है। तो हमने भी तो यही बात आपको समझाया कि कोई एक्शन होता है, होगा या हो सकता है या होता, जो स्थिति होती, लेकिन कब होती? जब कोई एक सर्टेन कंडीशन लागू होता तब। अब इसी आधार पर यदि हम कंडीशन को बांटें तो कंडीशन तीन तरह के होते हैं। तीन तरह के कंडीशन नजर आते हैं। एक को ओपन कंडीशन कहते हैं, फर्स्ट ओपन कंडीशन है। इसको रियल कंडीशन भी कहा जाता। आपको बता दें इसी को जीरो कंडीशन भी कहा जाता, जो बताएगा कि यदि ये कंडीशन अप्लाई किया जाता है तो वर्तमान में या भविष्य में कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन होगा या हो सकता है। रियल कंडीशन दर्शाता है, ओपन कंडीशन दर्शाता है, जीरो कंडीशन, तीनों एक ही बात हो। यह दर्शाता है कि यदि ये कंडीशन अप्लाई किया जाता है तो वर्तमान में या भविष्य में कोई घटना होगी या हो सकती है या होती है। जबकि दूसरा जो हमारा कंडीशन है उसको अनरियल या इमेजिनरी कंडीशन कहते हैं। उसको इम्प्रोबेबल कंडीशन भी बोल सकते हैं। अनरियल कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन, जो कहें, अब वो कल्पनात्मक दुनिया में आपको ले जाती है। ये दर्शाता है कि यदि ये कंडीशन अप्लाई होता तो ये कंडीशन होती, आपको इमेजिनेशन के दौर में ले जाता है। रियल कंडीशन कहता है कि ये कंडीशन अप्लाई होगा तो कुछ स्थितियां हैं जो होगी या हो सकती है वर्तमान या भविष्य में। जबकि अनरियल कंडीशन दर्शाया है, यह दर्शाता है कि यदि ये कंडीशन अप्लाई होता तो ऐसा चीज होता, यानी इमेजिन कराता है, इमेजिनरी बात करता है। और तीसरा जो कंडीशन है उसको अनरियल इन पास्ट कहा जाता या उसको अनफुलफिल्ड कंडीशन कहा जाता। और ये भूतकाल का इमेजिनरी बातों के लिए अफसोस कराता है। ये बोलता है कि यदि ऐसा हुआ होता ना तो भूतकाल में ऐसा बात हो गया होता। इसका मतलब वो कंडीशन लागू हुआ नहीं,
और उसका जो इमेजिनेशन है वो भी पूरा नहीं होता। एक तरह से यह अफसोस का फीलिंग दर्शाता। ओपन कंडीशन यानी रियल कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन या अनरियल कंडीशन, और तीसरा है अनरियल इन पास्ट, जो भूतकाल की घटनाओं के लिए इमेजिनेशन कराता, उस पर अफसोस दर्शाता कि यदि ये कंडीशन लागू हुआ होता तो ऐसी परिस्थितियां बन गई होती, यानी कब? भूतकाल में। चलिए बात करता हूं कंडीशनल में। फिर बात कर रहा है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशंस इन इंग्लिश। 3 तरह के कंडीशन अप्लाई होती हैं। ओपन कंडीशन, इसी को रियल या जीरो कंडीशन कहा जाता। इम्प्रोबेबल और इमेजिनरी कंडीशन, इसको अनरियल कंडीशन कहा जाता। तीसरा है अनफुलफिल्ड कंडीशन, यानी अनरियल इन पास्ट। अब ध्यान दीजिए एक और बात, मूल रूप से तो ऐसा देखने को मिलता है कि कंडीशनल पार्ट का शुरुआत इफ से होती है, लेकिन जरूरी नहीं है। इफ के जगह बहुत सारे ऐसे कंडीशन दर्शाने वाले वर्ड हो सकते हैं। व्हेन, एज सून एज, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट, इफ ओनली, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं जिनका चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं। जनरल सेंस में ऐसा देखने को मिलता है कि कंडीशन लोग इफ का लागू करते, तो इफ क्लॉज का मतलब केवल इफ मत समझिए, वहां और भी कंडीशन लागू हो सकते हैं। देखिएगा, करे कि ध्यान रहे कि प्रायः कंडीशनल सेंटेंस के 2 स्ट्रक्चर हैं, 2 पार्ट होते हैं, मेन क्लॉज तथा कंडीशनल और इफ या सबऑर्डिनेट क्लॉज। हमने अभी अभी चर्चा में कहा था कि कोई भी कंडीशनल सेंटेंस आएगा, कंडीशन लागू होगा, तो उसके 2 पार्ट मूलतः नजर आएंगे। एक कंडीशनल क्लॉज यानी इफ क्लॉज, या उसी को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहें, और दूसरा उसका इंडिपेंडेंट पार्ट होगा जिसे आप मेन क्लॉज कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। कहीं भी कंडीशन लागू होगा तो ये 2 तरह की परिस्थितियां आपके पास मिलेगी ही मिलेगी। एक कंडीशन पार्ट आएगा, दूसरा मेन क्लॉज होगा। यही चर्चा यहां किया गया है। फिर आगे देखिएगा, प्रायः कंडीशन पार्ट इफ से शुरू होता है, परंतु इसके बदले कुछ अन्य कंजंक्शन भी प्रयुक्त हो सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी चर्चा में दर्शाया। आगे और इसको डिटेल वर्जन में दिखाऊंगा। चलिए शुरुआत करता हूं। बात आती है ओपन कंडीशन की। हमने अभी अभी आपको चर्चा किया कि ओपन कंडीशन ये दर्शाता है कि यदि सर्टेन कंडीशन लागू किया जाए, यदि सर्टेन कंडीशन लागू किया जाए तो वर्तमान में या भविष्य में कोई घटना होती है, हो सकती है या होगी। यानी वर्तमान में, भविष्य में जो कंडीशन लागू हो वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए, उसे ओपन या रियल कंडीशन बोलेंगे। देखिएगा, an open condition tells us that something will take place if a certain condition is applied. यह दर्शाता है कि कुछ निश्चित घटनाएं होगी। कब होगी? जब कोई सर्टेन कंडीशन लागू किया जाता है या किया जाएगा। दिस कंडीशन में और मे नॉट बी फुलफिल्ड, हो सकता है ये कंडीशन लागू हो ना हो। अभी अभी तो बोले हैं कि वो हो सकता है, होगा या होता है। हर स्थिति के लिए आप ओपन कंडीशन लगाएंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर में। ध्यान रहे कि ओपन कंडीशन को ही जीरो कंडीशन अथवा रियल कंडीशन कहा जाता, अभी अभी मैंने बताया था। ध्यान दें, she will cry if you scold her. यदि आप उसे डांटिएगा तो रो देगी, वह रो देगी। कब? या तो अभी या भविष्य में। किस कंडीशन में? यदि आप उसको डांटते हैं तो आप यदि डांटिएगा तो वो रो देगी, तो वो रो देगी वर्तमान में या भविष्य में। लेकिन कंडीशन क्या लागू हुआ? कंडीशन हुआ कि यदि आप उसे डांटिएगा। मूलतः ऐसा देखने को मिलता है कि ओपन कंडीशन में
इफ वाला पार्ट यानी कंडीशन पार्ट, इफ, व्हेन, एज सून एज लॉन्ग एज, जो कंडीशन से दर्शावे, जिनका शुरुआत इफ, व्हेन, एज सून एज आदि से हो, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया जाता, और मेन क्लोज वाले पार्ट में शैल या विल का प्रयोग किया जाता। ओपन कंडीशन में वर्तमान या भविष्य में यदि बात होती है, कोई कंडीशन अप्लाई होता, तो उसके लिए आपको देखने को मिलता है कि इफ क्लोज में यानी कंडीशनल क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है और उसके मेन क्लोज में शैल या विल का प्रयोग किया जाता है। हाँ, शैल विल के जगह इंपरेटिव स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। देखिएगा, और शुरुआत हो रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इन इफ और कंडीशनल पार्ट प्लस शैल और विल प्लस V1 इन मेन क्लोज। इसका पूरा स्ट्रक्चर यहां बनता है, ध्यान दें। इसी को ऐसे भी आप मॉडल वर्ब में पढ़े हैं कि कंडीशनल सेंटेंस में शैल विल रिपीट नहीं होता, बचने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहारा लिया जाता। जब वो आएगा तब तुम जाओगे भविष्य में, कंडीशन लागू है कि जब वो आएगा। When he will come you will go, गलत है। When he comes you will go। यदि वो नाचेगा तो मैं पैसा दूंगा। If he will dance I shall give money, गलत है। If he dances I shall give money। वही पॉइंट यहां पर आ गया है, कह रहा है कि if प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, फिर आगे हो गया शैल या विल प्लस V1। देखिएगा, कह रहा है कि if you dance I shall clap in your support। यदि आप नाचिएगा तो मैं आपके सपोर्ट में ताली बजाऊंगा। तो मैं ताली बजाऊंगा अभी और नहीं तो भविष्य में कंडीशन अप्लाइड है कि यदि आप नाचिएगा। She will get success if you support her। वो सफल हो जाएगी यदि आप उसे सपोर्ट कर देंगे। भविष्य की बात हो रही है कंडीशन लगाकर कि वो सफल होगी, कंडीशन है कि आप उसे सपोर्ट करें। ध्यान दीजिएगा कि यही बात मैं अभी अभी चर्चा किया कि इफ के जगह पर और सारे भी कंजंक्शन यूज हो सकते, कंडीशनल वर्ड अप्लाई हो सकते हैं। देखिएगा, ध्यान रहे कि कंडीशनल इफ के स्थान पर व्हेन, एज सून एज, व्हेनेवर, अनलेस, until, if only, in case, as long as, after, before, but for, even if, as a consequence of, as a result of, amusing, whether, what if, provided, providing since, therefore, suppose, once, so long as, etc. etc. का भी प्रयोग स्थिति अनुसार हो सकता है। यानी जो कंडीशन, जिस तरह का हमको कंडीशन लागू करना हो, हम इफ के जगह अन्य सभी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सब नहीं यूज हो सकता है, एक ही कंडीशन में अलग अलग होते हैं। जो जहां अप्लाई होने लायक होगा वो होगा। आपको यह बताना था कि इफ के जगह पर ये सब भी दिखाई पड़ सकते हैं। ध्यान दें, कह रहा है कि यू विल गो व्हेन ही कम्स, जब वो आएगा तब तुम जाओगे। तो यहां पर इफ के जगह हम क्या यूज कर दिए? व्हेन। बात तो वही है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि यू विल गो व्हेन ही विल कम। व्हेन ही कम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंडीशनल पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। शी विल स्टार्ट डांसिंग एज सून एज आई गिव अ हिंट, वो नाचना शुरू कर देगी ज्यों ही मैं उसे हिंट दूंगा। यानी वो नाचेगी भविष्य में या अभी। कब? कंडीशन अप्लाइड है कि ज्यों ही मैं उसको हिंट दूंगा। तो एज सून एज इफ के जगह पर आ गया। एज सून एज द पीएम एंटर्स वी विल सैल्यूट हिम, ज्यों ही प्रधानमंत्री प्रवेश करेंगे हम लोग उन्हें सैल्यूट करेंगे। तो याद रखा जाए, एज सून एज का कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर आ गया शैल विल।
आफ्टर ही गेट्स पेमेंट ही विल बाई अ न्यू मोटरसाइकिल। जब उनको पेमेंट मिल जाएगा तो वो नया मोटरसाइकिल खरीद लेंगे, यानी पेमेंट मिलने के बाद वो नया मोटरसाइकिल खरीद लेंगे। आफ्टर का कंडीशन है प्रेजेंट इंडेफिनिट। शी विल सर्टेनली हेल्प यू, वो आपको निश्चित रूप से मदद करेगी। प्रोवाइडेड, बशर्ते, शर्त क्या है कि यू से हर सॉरी फॉर योर कंडक्ट, आप अपने व्यवहार के लिए उससे सॉरी कहें, माफी मांग लें, वो आपको मदद करेगी। तो कंडीशन में इफ के जगह प्रोवाइडेड आ गया। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप सफल नहीं होंगे। तो देखिए कंडीशनल पार्ट में इफ के जगह अनलेस और प्रेजेंट इंडेफिनिट और मेन क्लोज में शैल या विल। I shall support him so long as I am alive, मैं उसे सपोर्ट करूंगा जब तक जिंदा हूं। तो देखिएगा इधर मेन क्लोज में shall will और if के जगह so long as और I am alive प्रेजेंट इंडेफिनिट, I am भी V1 माना जाता है। सपोज आई सेल माई कार, मान लीजिए कि मैं अपना कार बेच दूंगा तो माई पेरेंट्स विल नॉट बी हैप्पी, तो मेरे माँ बाप खुश नहीं होंगे। कंडीशन है सपोज से। व्हाट इफ द कंप्यूटर क्रैशेस आई विल लूज ऑल माई वर्क, यदि मेरा कंप्यूटर क्रैश कर जाएगा तो मैं अपना सारा काम खो दूंगा, यानी काम से हाथ धो बैठूंगा। तो याद रखा जाए ये भी कंडीशन है व्हाट इफ का। एक बात और, जनरल सेंस में आपको यह देखने को मिल गया कि कंडीशनल पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट और मेन क्लोज में शैल विल। आपको बता दें शैल विल आता है लेकिन उसके जगह पर और भी मॉडल्स आ सकते हैं। कुछ लोग अपने दिमाग में ये एक भ्रांति पाल कर बैठे हैं कि शैल विल आता है और कंडीशनल में प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। तो ये सत्य है कि एक स्ट्रक्चर है, लेकिन शैल विल के जगह कैन का भी प्रयोग हो सकता है, मी का भी प्रयोग हो सकता है। आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में विल, वुड, वुड, कुड भी रिक्वेस्ट के लिए यूज हो सकता है। यानी ध्यान रखें कि शैल विल ही यूज होगा, ये नहीं हो सकता, और भी ऑप्शंस हैं, देखा जाए। ध्यान रहे कि उपरोक्त कंडीशंस में रिजल्ट के साथ शैल विल के स्थान पर पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए मे, माइट, एडवाइस के लिए शुड या मस्ट तथा रिक्वेस्ट के लिए कुड, वुड, मे का प्रयोग हो सकता है। अब देखिए पॉसिबिलिटी के लिए है, इफ एवरीथिंग गोज वेल ही मे गेट्स हिज जॉब। लोगों के दिमाग में ये बैठे रहेगा कि इफ एवरीथिंग गोज वेल, ये तो सही है, कंडीशन पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। यदि सब कुछ सही होगा, सही चलेगा तो ही विल गेट हिज जॉब, तो सही है कि विल होगा, लेकिन मे गलत है ये भी नहीं कह सकते। तो यदि सब कुछ सही चलेगा तो शायद उसे नौकरी मिल जाए, पॉसिबिलिटी के लिए मे हुआ। इफ यू परफॉर्म वेल, यदि आप बढ़िया परफॉर्म करते हैं, यू मे गेट अपॉर्चुनिटी टू डांस ऑन द स्टेज, आपको शायद स्टेज पर नाचने का मौका मिल जाए। तो शैल विल के जगह पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए मे भी आ सकता है। एडवाइस दर्शाने के लिए शुड या मस्ट। इफ यू विश टू बी हेल्दी, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते, यू शुड डू योगा डेली, तो आपको रोज योगा करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो रोज आपको योगा करना चाहिए। तो यहां इफ क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहां शैल विल के जगह क्या आ गया, सलाह देने के लिए शुड। इफ यू वांट टू गेट दिस जॉब यू मस्ट कंसल्ट द मैनेजर, यदि आप ये नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल मैनेजर से मिलना चाहिए। सलाह देने के लिए शैल विल के जगह पर शुड या मस्ट का भी प्रयोग हो सकता है। रिक्वेस्ट के लिए वुड, कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं।
इफ यू गो टू मार्केट, यदि आप मार्केट जाते हैं, वुड यू प्लीज ब्रिंग मी ए रेड शर्ट? रिक्वेस्ट हो रहा है। यदि मार्केट जाइएगा तो क्या मेरे लिए एक शर्ट लेते आइएगा, रेड शर्ट लेते आइएगा। रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो वुड यू का प्रयोग किया गया। और आप मॉडल वर्ब में पढ़े हैं कि वुड यू, कुड यू का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता। इफ आई फॉल इन क्राइसिस, यदि मैं तंगी से गुजरूं, कुड यू प्लीज हेल्प मी फिनेंशियली, क्या आप मुझे फिनेंशियली मदद करेंगे? इफ आई गो इन ट्रबल, मे आई आस्क फॉर योर हेल्प। ध्यान रखा जाए, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो रिक्वेस्ट करने के लिए आप वुड, कुड, मे प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यदि कंडीशनल पार्ट किसी नेगेटिव सेंस कंजंक्शन अनलेस, अनटिल, लेस्ट, एल्स, नो सूनर से शुरू हो, तो कंडीशन पार्ट में नो, नट, नेवर का प्रयोग नहीं होता। इससे भी क्वेश्चन बार बार आता है, ध्यान रखिएगा। यदि कंडीशन ऑलरेडी नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव वर्ड का कंडीशन हो, तो जब वो ऑलरेडी नेगेटिव है तो फिर नो, नट, नेवर की गुंजाइश कहां? अनलेस, अनटिल, लेस्ट, एल्स, नो सूनर, इन सब का अपने आप में सेंस नेगेटिव होता है। तो जब नेगेटिव हो गया तो फिर नो, नट, नेवर की गुंजाइश नहीं होगी। ध्यान दे, यू विल नॉट पास, आप पास नहीं हो पाइएगा। ऑनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। तो ऑनलेस खुद है जब तक कि नहीं, इसमें अब डू नॉट की कोई जरूरत नहीं है, सीधे बनेगा कि यू विल नॉट पास ऑनलेस यू वर्क हार्ड। तो अब आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट कंडीशन। आप ओपन या रियल कंडीशन में पहला स्टेप पढ़े कि कंडीशनल पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट और मेन क्लोज में शैल विल के जगह सलाह देने के लिए शुड, मस्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी के लिए मे, माइट हो सकता है, और रिक्वेस्ट के लिए कुड, वुड, मे का प्रयोग भी हो सकता है। ध्यान दें, अब अगला जो कंडीशन की बात आती है वो कंडीशन क्या कहता है, थोड़ा सा विचार करें। अब की कंडीशन है कि कंडीशनल पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट और मेन क्लोज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, यदि दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हो तो यह मूलतः सैद्धांतिक बातें करता है या हैबिचुअल पैटर्न को दर्शाता है। यदि दो में दो जोड़ते हैं तो हम चार पाते हैं, ये जब भी होगा तो सैद्धांतिक बात होगी। इफ वी ऐड टू 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 वी फाइंड 4। ध्यान रखा जाए, कोई कहे कि जब भी वो आता है परेशानी लेकर आता है, तो रिपीटेड पैटर्न, हैबिचुअल पैटर्न है। जब भी वो आता, व्हेन ही कम्स ही ब्रिंग्स ट्रबल। तो याद रखा जाए कि जब दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाई दे तो सैद्धांतिक या हैबिचुअल पैटर्न का कंडीशन दर्शाया जाता। देखा जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट इन इफ और कंडीशनल क्लोज और प्रेजेंट इंडेफिनिट इन मेन क्लोज, दोनों तरफ देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ध्यान रहे कि ऐसे कंडीशंस ऑटोमेटिक और हैबिचुअल रिजल्ट्स, एक्शंस को दर्शाते हैं। यह ऑटोमेटिक कहें या उसी को यूनिवर्सल पैटर्न कहें, ट्रेडिशनल पैटर्न कहें या हैबिचुअल पैटर्न कहें। देखिएगा, इफ यू हीट आइस इट टर्न्स टू वाटर। यदि आप बर्फ को पिघलाते हैं, बर्फ को हीट में रखते हैं, या पानी में बदल जाता है। सैद्धांतिक बात है। इफ सप्लाई इज लेस देन डिमांड प्राइसेस गो अप।
यदि कह रहा है क्या कि सप्लाई जो है वो डिमांड से कम रहता है तो कीमतें ऊपर चली जाती है। सैद्धांतिक बात है। इफ यू हेट इट वाई डू यू लिव हियर, यदि आप इससे नफरत करते हैं तो यहां क्यों रहते हैं, आपको यहां रहने की आदत क्यों है, तो ये हैबिचुअल पैटर्न है। इफ आई रिमेंबर करेक्टली योर नेम इज मोहित, यदि मैं सही मेरा यादाश्त है तो आपका नाम मोहित है। ये हैबिचुअल पैटर्न से बात हो रहा है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट बात, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी बात बैठ गया कि कंडीशनल पार्ट में केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होता है। तो ध्यान दें, वर्तमान या भविष्य की घटनाओं को लागू करना हो तब तो इफ पार्ट में यानी कंडीशनल क्लॉज में, इफ क्लॉज में या कंडीशनल जो भी वर्ड रहे उनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाइए और आगे शैल विल लगाइए और बाकी और भी आपको ऑप्शन दिया गया है, could, would, should, must, may, might। परंतु याद रहे कि कुछ सेंस प्रकट करने के लिए, कुछ दायरा दिखाने के लिए कंडीशनल पार्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी यूज कर सकते हैं इफ क्लोज में, कंडीशनल क्लोज में, और मेन क्लोज में मॉडल्स यूज हो सकता है। कैन कोड में माइट सेल शुड जो भी पढ़ते हैं, मूल रूप से कैन कोड ज्यादा यूज में आता, तो आप मॉडल्स यूज कर सकते हैं, और नहीं तो इंपरेटिव स्ट्रक्चर, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट वाला जो स्ट्रक्चर है वो यूज कर सकते हैं। यदि दिल्ली जा रहे हैं तो प्लीज मेरे लिए एक शर्ट लेते आइएगा। If you are going to Delhi, please bring me a new shirt। यदि आप कार खरीद रहे हैं तो आप अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो if you are buying a car, you can invest good amount। तो याद रखा जाए कि ऐसी स्थिति में आप कंडीशनल पार्ट में कंटिन्यूअस लगाए। यदि आप कार खरीद रहे हैं तो मर्सिडीज खरीद सकते हैं आप। यदि कोई कहे कि इफ यू आर बाइंग ए कार यू कैन बाई अ मर्सिडीज, तो याद रखा जाए कि इफ पार्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता, और उसके मेन क्लोज में मॉडल्स हो सकता है या इंपरेटिव हो सकता है। देखा जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन इफ और कंडीशनल क्लोज और सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 और इंपरेटिव स्ट्रक्चर इन मेन क्लोज। अभी चर्चा किया हूं। इफ यू आर स्टेइंग इन दिल्ली, यदि आप दिल्ली में रुक रहे हैं, यू मस्ट नो इट्स जियोग्राफी। यदि आप दिल्ली में रुक रहे हैं तो यहां का जियोग्राफी आपको बिल्कुल जानना चाहिए। ध्यान दें, मेन क्लोज में मस्ट का प्रयोग हुआ है और इफ वाला में प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इफ यू आर स्पेंडिंग मोर देन योर इनकम, यदि आप अपने इनकम से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, यू विल हैव टू टाइटन योर बेल्ट, तो आपको कमर कस लेनी पड़ेगी, यानी तैयारी कर लेनी पड़ेगी। इफ यू आर वेटिंग फॉर ए बस, यदि आप बस का इंतजार कर रहे हैं, यू हैड बेटर ज्वाइन द क्यू। यदि बस का इंतजार कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप कतार में लग जाइए। If you are taking this step, think it again, imperative हो गया। देखिए कह रहा है कि if you are taking this step, यदि आप ये स्टेप ले रहे हैं तो एक बार फिर से सोच लीजिए। यानी if पार्ट में, कंडीशनल पार्ट में कंटिन्यूअस टेंस भी लागू हो सकता है।
अब देखिए यहां इफ पार्ट में परफेक्ट टेंस यूज हुआ, मैं सब चर्चा कर चुका हूं अभी। यह कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट इन इफ और कंडीशनल क्लोज, और सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स या इंपरेटिव स्ट्रक्चर इन मेन क्लोज। ध्यान दें, इफ यू हैव स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट यू विल फिनिश इट ऑन टाइम। यदि आप प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं तो टाइम पे पूरा कर देंगे। यानी इफ पार्ट में परफेक्ट टेंस भी यूज किया जा सकता है। इफ यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क यू कैन गो नाउ। यदि आप टास्क खत्म कर दिए हैं तो आप जा सकते हैं। तो इफ वाला पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट और मेन क्लोज में मॉडल्स या इंपरेटिव्स। इफ यू हैव हैड योर सपर गो टू बेड। यदि भोजन कर लिए हैं तो बेड पर जाइए, सोने जाइए। तो याद रखा जाए कि इफ वाला पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट आया और बाकी मॉडल्स और इंपरेटिव आया। चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान दें। कुछ लोगों के दिमाग में यह होता है कि इफ वाला पार्ट में, कंडीशन वाला पार्ट में मॉडल्स नहीं आता है, वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट, अभी अभी कंटिन्यूअस परफेक्ट भी बताया, यही सब लागू होता है। नहीं, कंडीशनल पार्ट में भी मॉडल या लागू हो सकता है। याद रखा जाए कि ऐसी स्थिति में क्या बात बनता कि कंडीशनल पार्ट में मॉडल होगा और आगे उसके मेन क्लोज में शैल विल या इंपरेटिव स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा। यदि आप मुझे मदद नहीं कर सकते तो मैं किसी और के पास जाऊंगा। इफ यू कांट हेल्प मी आई विल गो टू समबडी एल्स। अब सोचिए, इफ यू कांट हेल्प मी, वहां यह भी कह सकते हो कि इफ यू डोंट हेल्प मी, तो वहां होगा कि यदि मदद नहीं करेंगे। यदि कर ही नहीं सकते, क्षमता की बात लगा दिया कि यदि आप नहीं कर सकते तो मैं किसी और के पास जाऊंगा। तो इफ वाले पार्ट में भी मॉडल कांट यूज हो गया। ध्यान दें बात क्या हो रहा है। सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1 इन इफ और कंडीशनल क्लोज प्लस सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 और इंपरेटिव स्ट्रक्चर इन मेन क्लोज। इफ यू कांट हेल्प मी समवन एल्स विल डू इट। यदि आप मुझे मदद नहीं कर सकते तो कोई और करेगा। इफ यू कांट आंसर माई क्वेश्चन प्लीज कीप साइलेंट। इंपरेटिव हो गया। देखिए, मॉडल्स हो गया इफ क्लोज में और यहां इंपरेटिव हो गया। यदि आप मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते तो कृपया शांत रहिए। ध्यान दिया जाए। अगला जो पॉइंट है नोट का, ये अक्सर इसी में है, इफ पार्ट में ये भी आई है, अक्सर एग्जाम में दिखाई देता है, याद रखिएगा। अच्छे अच्छे लोग इसमें धोखा खाएंगे और हम मॉडल वर्ब्स में भी इसका चर्चा कर चुके हैं। बात बनता है कि इफ क्लोज में सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 आ जाता और फिर आपका जो मेन क्लोज है उसमें इंपरेटिव स्ट्रक्चर आता या सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो यूज करें। याद रखा जाए इसके संरचना में इफ प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता तब शुड प्लस V1 होता और आगे जो है या तो इंपरेटिव होगा, इंपरेटिव स्ट्रक्चर होगा या सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा। हाँ, एक बात और हमने आपको सिखाया था कि इफ को हटाकर इन्वर्जन भी यूज हो सकता है, शुड बाहर हो सकता, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस इंपरेटिव। ये हमने आपको इन्वर्जन में भी सिखाया था, मॉडल्स में भी शुड के प्रयोग बताया था। तो जरा सा सोचें, दिल्ली पहुंचिए तो मुझे फोन कीजिए। इफ यू शुड रीच दिल्ली प्लीज फोन मी, और नहीं तो शुड यू रीच दिल्ली प्लीज फोन मी, कंटैक्ट मी।
यदि बीमार पड़िए तो डॉक्टर से मिल लीजिए। इफ यू शुड फॉल इल कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, या शुड यू फॉल इल कंसल्ट ए गुड डॉक्टर। और ये दोनों ऑप्शन, इफ यू शुड या शुड यू, दोनों जो आप देख रहे हैं, ई प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1, तब इंपरेटिव स्ट्रक्चर या सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और नहीं तो ईफ हटाकर शुड को बाहर कर लिया गया, इन्वर्जन हो गया। तो ये दोनों स्ट्रक्चर हमेशा दिमाग में रखिएगा, अक्सर ऑप्शन में दिख जाते हैं, इंप्रूवमेंट में, पिलर में दिखते हैं, देखिएगा। इफ यू शुड फॉल इल कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, यदि आप बीमार पड़े तो बढ़िया डॉक्टर से मिलें, तो ईफ वाला पार्ट में शुड लगा दिया, इधर इंपरेटिव। इसी को ईफ हटाकर कह सकते हैं कि शुड यू फॉल इल कंसल्ट ए गुड डॉक्टर। इफ यू शुड रिक्वायर एनीथिंग कॉल माई ब्रदर, यदि आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे भाई को कॉल कीजिए। इसी को कह सकते हैं कि शुड यू रिक्वायर एनीथिंग कॉल माई ब्रदर, ईफ हटा के शुड निकल सकता। शुड यू गो इन ट्रबल यू कैन कॉल मी, यदि आप किसी परेशानी में पड़े तो मुझे कॉल करें। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिएगा, कंडीशनल पार्ट में यह सत्य है कि शैल विल से बचा जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कंडीशनल पार्ट में भी शैल विल यूज हो सकता है। कब? ध्यान रखा जाए कि कंडीशनल के साथ भी शैल विल वुड यूज हो सकता है। कब? जब कंडीशन का एक्शन जो है वो उसके मेन एक्शन के बाद ही लागू होता है, तब। ध्यान दीजिएगा, कंडीशनल पार्ट का प्रयोग यहां कर रहा है कि ध्यान रहे कि प्राय कंडीशनल पार्ट में शैल विल वुड का प्रयोग नहीं होता है, परंतु कोई रिक्वेस्ट का भाव दर्शाना हो तो शैल विल वुड यानी विल वुड इफ क्लोज में आ सकता है। हां, ध्यान दे, रिक्वेस्ट का बात होगा, वो स्टेप आगे है जो मैं बता रहा था। देखिए, यह कर रहा है क्या कि कंडीशनल पार्ट में शैल विल से बचा जाता है, लेकिन रिक्वेस्ट का बोध होगा तो इफ के साथ शैल विल वुड आ सकता है, विल वुड आ सकता है। करा है कि इफ यू विल या वुड टेक योर सीट्स माय फ्रेंड वी कैन स्टार्ट द शो। कृपया यदि अपना जगह पकड़ लें तो मैं अपना शो स्टार्ट करूं। तो वहां रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो रिक्वेस्ट करने के लिए विल या वुड यूज हो सकता है। इफ यू विल वेट फॉर सम टाइम प्लीज आई विल सर्व ए हॉट कॉफी, यदि कुछ देर रुक जाते तो मैं हॉट कॉफी आपको सर्व कर देता। तो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो जब रिक्वेस्ट करना हो तो इफ वाला पार्ट में, कंडीशनल पार्ट में शैल विल यूज हो सकता, वुड यूज हो सकता। अब देखिए, अब वो पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा था। करे कि ध्यान रहे कि इफ क्लोज का एक्शन मेन क्लोज के घटना के बाद घटित हो तो भी कंडीशनल में शैल विल का प्रयोग हो सकता है। यही तो बात बोल रहा था मैं कि यदि इफ क्लोज का घटना, कंडीशनल पार्ट की घटना यदि मेन क्लोज की घटना के बाद घटित हो तो ऐसा कंडीशन अप्लाई करने के लिए भी शैल विल का प्रयोग इफ क्लोज में आ सकता है। आप जो कोर्स देख रहे हैं यह अल्टीमेट कोर्स है, सुपर फाउंडेशन कोर्स है, जिसके तहत जो भी पढ़िएगा वो अल्टीमेट पढ़िएगा। ध्यान दें, करे कि इफ एक्सरसाइज विल मेक मी हेल्दी आई विल डू इट रेगुलरली। मैं रोज ऐसा करूंगा यदि एक्सरसाइज मुझे हेल्दी कर देगा, यानी पहले मैं एक एक्सरसाइज करूंगा और वो एक्सरसाइज मुझे हेल्दी कर देगा। तो इफ वाला का एक्शन एक्सरसाइज करना, ये कह रहा है क्या कि हेल्दी करना, ये एक्सरसाइज करने के बाद होगा। तो यदि इफ का पार्ट यानी कंडीशनल पार्ट
मेन क्लॉज से बाद घटित होने लगे तो शैल विल यूज हो सकता है दोनों तरफ। इफ मनी विल सॉल्व माई प्रॉब्लम आई विल सर्टेनली गिव इट टू यू। यदि मेरा प्रॉब्लम पैसा से ही सॉल्व होगा तब को पैसा दूंगा, यानी पहले पैसा दूंगा और बाद में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो यदि इफ का कंडीशन का पार्ट मेन क्लॉज से के बाद अगर होता हो तो वहां कंडीशनल पार्ट में भी शैल विल यूज किया जा सकता। ध्यान दें, इफ क्लॉज में यानी कंडीशनल पार्ट में जहां आप प्रेजेंट इंडेफिनिट मूलतः लगाते थे और भी चीज अभी अभी देखे, वहां डायरेक्ट पास्ट पार्टिसिपल भी आ सकता है, भी3 बिना किसी अन्य वर्ब का डायरेक्ट पार्टिसिपल यूज कर सकते हैं। यदि पूछा गया ना तो सब बता दूंगा। इफ आस्क्ड आई विल रिवील एवरीथिंग, हर राज खोल दूंगा। यदि पीटा गया ना तो कुछ नहीं बोलेगा। इफ बीटन ही विल नॉट से एनीथिंग। सोचे, लोग कहते हैं कि पूछा जाए तो सब कुछ बता देगा। इफ आस्क्ड ही विल टेल एवरीथिंग। तो इफ के बाद पास्ट पार्टिसिपल भी यूज कर सकते हैं आप, और वो कंडीशनल पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट जहां यूज करते हैं वहां यूज किया जाता है। ध्यान दें, अब ये कंडीशनल पार्ट में जो भी3 आया है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव स्ट्रक्चर के बदले में आता है। इफ आस्क्ड इट मींस इफ ही इज आस्क्ड। ध्यान दें, कह रहा है कि पास्ट पार्टिसिपल इन इफ और कंडीशनल क्लॉज और सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स इन मेन क्लॉज। ध्यान रहे कि इस स्थिति में ई प्लस भी3 का सेंस ई प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भी3 यानी पैसिव माना जाता है। इफ आस्क्ड यू कैन गिव योर रिप्लाई। यदि पूछा जाए तो आप रिप्लाई दे दीजिए। इफ आस्क्ड का मतलब इफ यू आर आस्क्ड, यदि आपसे पूछा जाए। कह रहा है कि इफ आस्क्ड आई विल स्पीक द ट्रूथ। यदि पूछा जाए तो मैं सब कुछ बयां कर दूंगा, सच्चाई बता दूंगा। इफ टेकन इन प्रॉपर डोजेज द मेडिसिन विल बी वेरी इफेक्टिव। यदि ढंग से इसका डोज लिया जाए तो यह दवा बहुत प्रभावी सिद्ध होगी। इफ अप्रूव्ड आई विल ज्वाइन योर कंपनी। यदि अप्रूव कर दिया जाए तो मैं आपकी कंपनी ज्वाइन कर लूंगा। इफ प्रेस्ड ही विल रिजाइन। यदि दबाव दिया जाए ना तो रिजाइन कर देगा। इट मीन्स इफ ही इज प्रेस्ड ही विल रिजाइन, सॉरी ही विल ज्वाइन, सॉरी क्या कर रहा है, हाँ ही विल रिजाइन। यदि उससे इफ ही इज प्रेस्ड ही विल रिजाइन। मतलब यह हुआ कि कंडीशनल पार्ट में पास्ट पार्टिसिपल भी यूज हो सकता है। आपको एक और भी बात बता दें कि ऐसी स्थिति में कंडीशनल पार्ट में एडजेक्टिव का भी प्रयोग हो सकता है। यदि संभव हो तो मुझे मदद कीजिएगा। इफ पॉसिबल प्लीज हेल्प मी या यू कैन हेल्प मी। सोचें, इफ पॉसिबल इट मीन्स इफ इट इज पॉसिबल। तो ऐसी स्थिति में इफ के साथ पास्ट पार्टिसिपल भी देखे और इफ के जगह इफ के साथ एडजेक्टिव भी हो सकता है। ध्यान दें, कह रहा है कि एडजेक्टिव इन इफ और कंडीशनल क्लॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स या इंपरेटिव स्ट्रक्चर। ध्यान दें, इन मेन क्लॉज ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में ई प्लस एडजेक्टिव का सेंस है ई प्लस इट डॉट डॉट एडजेक्टिव यानी इट इज तब एडजेक्टिव। ध्यान दें, कह रहा है कि इफ पॉसिबल यदि संभव हो, ट्राई टू अवॉइड योर बैड कंपनी। यदि संभव हो तो अपने गलत संगत से दूर हो जा। इट मीन्स इफ पॉसिबल का मतलब क्या है, इफ इट इज पॉसिबल ट्राई टू अवॉइड योर बैड कंपनी। इफ नेसेसरी यदि आवश्यक है तो आई कैन कम टू यू एट वंस, तुरंत आ सकता हूं मैं आपके पास।
तो इफ नेसेसरी इट मीन्स इफ इट इज नेसेसरी। ध्यान दें, अब आगे जो है इम्प्रोबेबल और इमेजिनरी कंडीशन की चर्चा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखा जाए, इम्प्रोबेबल और इमेजिनरी कंडीशंस की बात हो रही है। आपको मैं पहले भी चर्चा में अभी अभी दिखा चुका हूं कि इम्प्रोबेबल, इमेजिनरी यानी काल्पनिक सोच आपके पास लाता है। वो आप इमेजिन करते हैं कि यदि ऐसा होता, यदि ये कंडीशन अप्लाई होती तो ऐसा होता। आप एक तरह से ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं, आप एक तरह से कल्पना करते हैं, इमेजिन करने लगते। तो यदि इमेजिनेशन हो, वर्तमान में ऐसा होता, भविष्य में ऐसा होता, मूल रूप से वर्तमान का बात होता। यदि एक सर्टेन कंडीशन लागू होता तो ऐसी परिस्थितियां होती। ये यदि आप कल्पनात्मक बात करने लगते तो ऐसी स्थिति को इम्प्रोबेबल और इमेजिनरी कंडीशन कहा जाता। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी इम्प्रोबेबल कंडीशन आवे, इमेजिनरी कंडीशन आवे, तो इसको हम एक और भी नाम से देखते हैं, अनरियल कंडीशन। और ये प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए अप्लाई होता है कि यदि कोई ऐसा कंडीशन अप्लाई होता है तो वर्तमान में या भविष्य में ऐसा होता। अब इसके साथ आप फिर आपको दो पार्ट तो हर जगह मिलेंगे, जहां जहां कंडीशन आएंगे वहां दो पार्ट तो मिलेंगे। एक इफ या कंडीशनल क्लोज और दूसरा मेन क्लोज। तो याद रखा जाए कि इसके तहत मूलतः इफ क्लोज में सब्जेक्ट के साथ वर यूज किया जाता। यदि होना या बनना का सेंस होता है तो हर सब्जेक्ट में वर आता है। मॉडल वर्ब में भी चर्चा किए हैं। यदि मैं पंछी होता, इफ आई वर ए बर्ड। यदि मैं डॉक्टर होता, बनता, इफ आई वर ए डॉक्टर। याद रखा जाए कि नहीं तो V2 यूज किया जाता, वर्ब का सेकंड फॉर्म। यदि मैं दिल्ली जाता, अब इफ आई वर नहीं, इफ आई वेंट टू दिल्ली। यदि मैं कार खरीदता, इफ आई बॉट ए कार, तो इफ कंडीशन में वर आएगा या V2 आएगा। पोसेशन की बात होगी तो हैड हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। यदि मेरे पास पैसा होता, इफ आई हैड मनी। याद रखा जाए ऐसी कंडीशन में अब फिर इफ क्लोज में आप वर, V2 या हैड यूज करते हैं, और तब आप मेन क्लोज में सब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 यूज करते हैं। याद रखा जाए यदि मैं पंछी होता तो आकाश में उड़ता, यह बहुत प्रचलित सेंटेंस है। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं दिल्ली जाता तो एक अच्छी नौकरी पा जाता। अक्सर एग्जाम में यहां दोनों तरफ वुड यूज कर देता, जो गलत है। इफ आई वुड गो टू दिल्ली आई वुड गेट अ गुड जॉब। नहीं, सही होगा इफ आई वेंट टू दिल्ली आई वुड गेट अ गुड जॉब। यदि मेरे पास पैसा होता तो एक नई कार लेता। इफ आई वुड हैव मनी आई वुड गेट अ न्यू कार। नहीं, इफ आई हैड मनी आई वुड गेट अ गुड कार, अ न्यू कार, जो कहें। याद रखा जाए बात बना है कि इफ पार्ट में वर या V2 या हैड प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, और मेन क्लोज में कौन होगा तो वुड प्लस V1। ध्यान दें, वुड सर्टेन अगर एक्शन हो तो उसके लिए वुड लगा सकते हैं, जबकि आप यहां कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जहां वुड लगाए हैं यहां कुड का भी प्रयोग हो सकता है।
कब? जब क्षमता बात होती। यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं कार खरीद सकता, क्षमता पर बात हो जाती तो इफ आई हैड मनी आई कुड बाई अ न्यू कार, ये भी हो सकता। सलाह देने के लिए शुड का भी प्रयोग वुड के जगह पर हो सकता, पॉसिबिलिटी के लिए माइट का भी प्रयोग हो सकता, यानी मॉडल वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज किया जा सकता स्थिति के अनुसार। वुड के जगह कुड भी आ सकता, वुड के जगह शुड भी आ सकता, वुड के जगह माइट भी आ सकता। ध्यान दें, कोई आदमी कहता कि यदि मैं जवान होता तो मैं 4 किलोमीटर रोज चल पाता या चलता। इफ आई वर यंग आई कुड वॉक 4 miles a day, वहां वुड भी चलेगा। कब? जब सर्टेन एक्शन होता तब। क्षमता का बात कर रहा है तो क्या होगा? आई कुड का प्रयोग हो सकता है। कुछ लोगों के दिमाग में ये बैठे रहता है कि इफ के कंडीशन में यदि आ जाए वर या V2 तो आगे वुड ही होगा। नहीं, वुड होगा कब? जब सर्टेन एक्शन का बात होगी, लेकिन क्षमता के लिए कुड यूज हो सकता, सलाह देने के लिए शुड यूज हो सकता, पॉसिबिलिटी के लिए माइट का प्रयोग हो सकता। एक और भी बात यहां देखिए, जैसे ईफ के साथ शुड वाला में देखे थे कि ईफ हटा के शुड बाहर किया गया था, तो यहां पर भी एक ऑप्शन लागू होगा, खासकर वर के साथ लागू होगा, बाकी किसी के साथ नहीं, कि ईफ हटाकर वर को बाहर निकाला जा सकता है। यदि मैं पंछी होता तो आकाश में उड़ता। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। नहीं तो कह सकते हैं कि वर आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। मॉडल वर्ब में भी ये चर्चा कर चुका हूं। वर आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं धनी होता तो मैं एक मर्सिडीज लेता। इफ आई वर रिच आई वुड टेक अ मर्सिडीज। नहीं तो वर आई रिच आई वुड टेक अ मर्सिडीज। तो वर का प्रयोग हो सकता है बाहर। कब? जब इफ हटाया जाए तब इनवर्जन यूज हो जाएगा। ध्यान दें, यही सब टॉपिक यहां चर्चा की गई है। ध्यान दें, अब यहां पास्ट इंडेफिनिट है कहां? तो इफ क्लोज में। पास्ट इंडेफिनिट तो वर भी वर्ब का V2 होता है, लेकिन वॉज नहीं, यहां वर हमेशा आता है V2। नहीं तो हैड प्लस सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट इन इफ और कंडीशनल क्लोज, और सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 इन मेन क्लोज। ध्यान रहे कि उपरोक्त स्थिति में ऑन रियल एग्जिस्टेंस के लिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। आई वर, ही वर, सी वर, यहां सबके साथ वर हो सकता है। ऑन रियल एग्जिस्टेंस यानी कल्पनात्मक बात करने के लिए, होना बनना का सेंस में। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ सी वर फैट, यदि वो मोटी होती, सी वुड बी बल्कि, तो भारी भरकम होती। इफ आई वेंट टू दिल्ली आई वुड गेट ए गुड जॉब। यदि मैं दिल्ली जाता तो बढ़िया नौकरी पाता। इफ आई हैड मनी आई वुड बाई अ न्यू कार। यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं नया कार खरीदता। नेक्स्ट बात हो रही है, ध्यान दें। ध्यान रहे कि उपरोक्त कंडीशन के इफ क्लोज में इफ को हटाकर उसके बदले इनवर्जन का भी प्रयोग हो सकता है। वर आई ए बर्ड, अभी अभी बोला हूं, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। वर सी फैट, सी वुड बी बल्कि, तो इफ हटाकर वर को बाहर निकाला जा सकता है, इनवर्जन यूज। नोट नंबर 2 देखिएगा। ध्यान रहे कि उपरोक्त कंडीशन में के मेन क्लोज में वुड के बदले कुड, माइट, शुड का भी प्रयोग हो सकता है। अभी अभी बोला हूं। सर्टेन रिजल्ट हो, अभी अभी बोला हूं सर्टेन एक्शन, तो वुड का प्रयोग होगा। अगर एबिलिटी, परमिशन, ये सब की बात होगी तो कुड का प्रयोग होगा। पॉसिबिलिटी की बात होगी तो माइट का प्रयोग होगा, और सजेशन की बात होगी तो शुड का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दें, सर्टेनिटी है पहला में कि इफ यू वेंट देयर यू वुड गेट ए जॉब। यदि आप वहां जाते तो नौकरी पा जाते।
ये क्या है? सर्टेन रूप से आपको नौकरी मिल जाती, सर्टेनिटी की बात है। इफ आई स्टडीड, यदि मैं पढ़ता, आई कुड सॉल्व द क्वेश्चन, तब मैं क्वेश्चन बना पाता। इसका मतलब है कि हमारी क्षमता के बस अब वो चीज नहीं है, नहीं बन पा रहा है। तो अब यहां पर एबिलिटी की बात हो रही है, कैपेसिटी की बात हो रही है, तो यहां कुड यूज किया गया। इफ ही केम ऑन टाइम, यदि वो टाइम पर आता, तो ही माइट अटेंड द सेमिनार, तो शायद वो सेमिनार अटेंड कर लेता। तो यहां पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, इसलिए वुड के जगह यहां माइट का प्रयोग हो गया। इफ यू हैड एनफ मनी, यदि आपके पास पर्याप्त पैसा होता, यू शुड कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर फंड, तो आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए वेलफेयर फंड में। तो ऐसी स्थिति में क्या सेंस आता? सलाह की बात होती तो शुड। यानी ये दिमाग में रखना है कि सर्टेनिटी के लिए वुड, एबिलिटी कैपेसिटी के लिए कुड, पॉसिबिलिटी के लिए माइट और सजेशन के लिए शुड का प्रयोग हो सकता है, लेकिन जनरल सेंस में वुड की ही प्राथमिकता दी जाती है। आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, जहां आप कंडीशनल पार्ट में इफ लगाए हैं, वहां पर और बहुत सारे चीज हो सकते हैं। ध्यान दें, ध्यान रहे कि ऑन रियल कंडीशन के कंडीशन पार्ट में इफ के बदले स्थिति अनुसार इफ ओनली भी हो सकता है, जिसका अर्थ होता है काश। आई विश भी हो सकता है, काश। सी विशेस, ओ दैट, would that, suppose, what if, as though, etc. का भी प्रयोग हो सकता है। सपोज आई गॉट द प्राइज, इफ के जगह क्या आ गया? सपोज आई गॉट द प्राइज, माई पेरेंट्स वुड बी हैप्पी, वेरी हैप्पी। यानी इफ वाला पार्ट के जगह, इफ के जगह सपोज आ गया, ये पास्ट इंडेफिनिट, फिर यहां वुड का प्रयोग। व्हाट इफ, क्या हो यदि, आवर प्लान फेल्ड, क्या हो यदि हमारा प्लान फेल हो जाए, वी वुड गेट हेवी लॉस, यदि हमारा प्लान फेल हो जाए तो हम भारी क्षति में चले जाएं। आई विश, काश, आई वेंट टू लंदन टू सेटल देयर, काश मैं लंदन चला जाता, तो आई विश के बाद भी वर, वी टू, हैड का प्रयोग किया जाएगा। आगे जरूरत पड़ेगा तो वुड भी आ सकता है। She scolded me as if, मानो जैसा कि she were my master, उसने मुझे ऐसे डांटा मानो वो मेरी मालिक हो, मालकिन हो। Oh that I were a child again, काश मैं दोबारा बच्चा हो जाता। Would that I were a king, यानी इनके बाद भी वर या वी टू का प्रयोग किया जाएगा, और अगर न रहे ऑप्शन तो वुड का भी प्रयोग हो सकता है। आगे बढ़ता हूं। आप देखिए, ऑन रियल कंडीशन में, आप देखिए ऑन रियल कंडीशन में कि यदि सर्टेन कंडीशन लागू होता, इमेजिन करते हुए कि यदि सर्टेन कंडीशन लागू होता तो ऐसी स्थिति वर्तमान या भविष्य में होती। अब आपका कंडीशन आ रहा है तीसरा, जिसको अनफुलफिल्ड कंडीशन यानी अनरियल कंडीशन इन पास्ट कहा जाता। यह बताता है कि यदि ऐसा हुआ होता, कंडीशन भूतकाल में यदि ये लागू हुआ होता, तो ये परिस्थितियां हुई होती। यानी वो कंडीशन लागू नहीं हुआ, वो परिस्थितियां पैदा भी नहीं हुई, और उनका कंडीशन देना हो तो एक भूतकाल का अनरियल कंडीशन, तो ऐसी स्थिति में भूतकालिक अनरियल कंडीशन के लिए हम अनफुलफिल्ड कंडीशन लागू करते हैं। तीसरा कंडीशन यही है, ध्यान दें। अनफुलफिल्ड कंडीशंस, प्राय ये किसी भूतकाल के अनरियल एक्शन को याद कर रिग्रेट और रिपेंटेंस दर्शाता है। अक्सर इसमें अफसोस का फीलिंग होता है, पहले भी चर्चा किया हूं। अब देखिए इसमें कैसे हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो इसमें इफ क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस होगा इफ के साथ, तो सब्जेक्ट में हैड प्लस भी 3 आएगा।
पास्ट परफेक्ट। अच्छा, हैड के भीतरी के जगह बीन भी हो सकता है, हैड बीन, क्योंकि बीन भी विभव का भीतरी होता। इसके जगह हम हैड भी यूज कर सकते हैं, हैड हैड, क्योंकि हैव भी, हैड भी हैव का भीतरी है। और प्लस में ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। इसके मेन क्लोज में वुड हैव प्लस भीतरी यूज किया जाता है। इफ पार्ट में हैड प्लस भीतरी, अनफुलफिल्ड कंडीशन के लिए इफ क्लोज में यानी कंडीशनल क्लोज में पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, और मेन क्लोज में वुड हैव प्लस भीतरी। जैसे आप अनरियल कंडीशन में वुड के जगह कुड, शुड, माइट यूज किए हैं, यहां पर भी क्षमता के लिए कुड, पॉसिबिलिटी के लिए माइट और सलाह के लिए शुड यूज हो सकता है। ध्यान दें, यहां भी इन्वर्जन यूज आप कर सकते हैं। यहां इफ हटाकर आप हैड को बाहर कर सकते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस भीतरी या बीन, या हैड प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, तब आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, वुड हैव प्लस भीतरी, कुड हैव प्लस भीतरी, शुड हैव प्लस भीतरी का प्रयोग माइट हैव प्लस भीतरी यूज हो सकता है। यदि मैं दिल्ली चला गया होता तो नई नौकरी पा गया होता। इसका मतलब मैं दिल्ली गया नहीं, नौकरी मिली नहीं। भूतकाल में ऐसा किया होता तो मुझे नौकरी मिल गई होती। हम अफसोस कर रहे हैं। If I had gone to Delhi, I would have got a good job. या if हटा के कह सकते हैं had I gone to Delhi, I would have got a good job. ध्यान दें, यदि मैं दिल्ली चला गया होता तो नौकरी पा लिया होता। भूतकाल का अफसोस है, इमेजिनरी रिपेंटेंस है। मैं दिल्ली चला गया होता तो नौकरी पा लिया होता, यानी गया नहीं, एक्शन लागू नहीं हुआ, कंडीशन लागू नहीं हुआ, घटना भी नहीं हुआ, तो हम अफसोस कर रहे हैं। खासकर एग्जाम में ऐसी स्थिति में दोनों तरफ वुड हैव प्लस भीतरी, वुड हैव प्लस भीतरी कर देता, जो गलत है। इफ वाला पार्ट में या कंडीशनल पार्ट में हैड प्लस भीतरी पास्ट परफेक्ट आना चाहिए। यह भी एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। इसके पहले वाला भी बेहद उपयोगी था, अनरियल कंडीशन। ध्यान दें, यही चीज यहां पर बताया गया है, थोड़ा सा विचारिएगा। पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भीतरी या हैड बीन या हैड हैड इन इफ और कंडीशनल क्लोज, और सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस भीतरी इन मेन क्लोज। देखिए, इफ आई हैड कम इन टाइम आई वुड हैव अटेंडेड द मीटिंग। यदि मैं समय पर आ गया होता तो मैं मीटिंग अटेंड कर लिया होता। इसका मतलब है कि मैं समय पर आया नहीं और मीटिंग अटेंड किया भी नहीं, तो अफसोस दर्शाया जा रहा। तो यहां पर इफ के साथ हैड प्लस भीतरी, तब है वुड हैव प्लस भीतरी। आप चाहेंगे तो इन्वर्जन भी यूज कर सकते हैं कि हैड आई कम इन टाइम आई वुड हैव अटेंडेड द मीटिंग। इफ आई हैड बीन टू दिल्ली, यदि मैं दिल्ली चला गया होता या दिल्ली से हो आया होता, आई वुड हैव विजिटेड द इंडिया गेट, तो मैं इंडिया गेट घूम लिया होता। मैं यदि दिल्ली हो आया होता तो इंडिया गेट घूम लिया होता। इसका मतलब कि दिल्ली गया नहीं, अफसोस दर्शा रहा है। If I had had more money, I would have invested in this project. यदि मेरे पास और पैसा आ गया होता, मेरे पास और पैसा रहा होता, तो मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया होता। इसका मतलब है कि मेरे पास और पैसा नहीं रहा, मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, उस पर अफसोस का फीलिंग्स है। तो इफ आई हैड हैड, ये हैड हैव का भीतरी है।
इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हैड आई हैड मोर मनी, इन्वर्जन हो सकता। नोट, ध्यान रहे कि अनरियल कंडीशन ऑफ प्रेजेंट और फ्यूचर की तरह ही इसमें भी वुड के बदले स्थिति अनुसार कुड, माइट, शुड का प्रयोग हो सकता है। अभी अभी तो बोला हूं कि जैसे अनरियल कंडीशन में लागू होता था वैसे ही क्षमता के लिए कुड, पॉसिबिलिटी के लिए माइट, सजेशन के लिए शुड का प्रयोग इसमें भी किया जा सकता है। इफ आई हैड वर्कड हार्ड, यदि मैं मेहनत किया होता, आई कुड हैव सॉल्व द क्वेश्चन इन एग्जाम, मैं एग्जाम में क्वेश्चन बना दिया होता यार, बना पाता। इसका मतलब क्षमता का अभाव है, तब ये बात कह रहा है। If he had scored one more goal, यदि एक गोल और कर दिया होता, he might have won the game, तो शायद वो गेम जीत गया होता। पॉसिबिलिटी की बात है, तो इसलिए कुड के जगह माइट का प्रयोग किया गया, वुड के जगह माइट का प्रयोग। If she had invited me, यदि वो मुझे इनवाइट की होती, I could have certainly attended the function, मैं निश्चित कर पाता उसका फंक्शन अटेंड। ये भी क्षमता की बात हो रही है, तो वुड के जगह कुड, माइट, शुड भी यूज किया जा सकता। ध्यान दें, ध्यान रहे कि इस स्थिति में भी इफ को हटाकर इनवर्जन का प्रयोग हो सकता है। अभी अभी चर्चा कर चुका हूं। Had I gone to Delhi, I would have got a good job, या तो if I had gone, और नहीं तो had I gone, if हटाकर। Had I worked hard, या तो if I had worked hard, नहीं तो had I worked hard, इनवर्जन हो गया। हाँ, if के बदले इसमें भी, जैसे पहले आप देखे हैं अनरियल कंडीशन में कि if के बदले यहाँ I wish, as if, if only, oh that, would that, suppose, what if, as though, it is high time, इन सब का प्रयोग हो सकता है यहां पर भी। इनके बाद भी पास्ट परफेक्ट आ जाएगा, जैसे वहां वेयर या भी2 आता था, यहां पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। आई विश आई हैड टेकन द मैटर सीरियसली, काश मैं इस मैटर को सीरियसली लिया होता। अफसोस कर रहा है। He behaved, उसने बिहेव किया as if he had come from London, जैसे वो लंदन से आया हो। Suppose I had lost my money, मान लीजिए कि मैं अपना पैसा खो दिया होता, I would have refused to support me, you would have refused to support me, आप तो मुझे रिफ्यूज ही कर दिए होते सपोर्ट करने से। मतलब if के जगह I wish, एज इफ, सपोज, बहुत सारा चीज यूज किया जा सकता। और कंडीशनल का लास्ट पॉइंट ध्यान दें, यह पॉइंट बहुत कम किताबों में दिखता है, इसलिए सावधानी से देखें। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनते हैं इससे। एक वर्ड है बट फॉर। बट फॉर का सही अर्थ हो जाता है बट फॉर बराबर if it had not been ... अब बट फॉर के बाद नाउन आ जाता है। यदि आपका मदद नहीं होता ना, बट फॉर योर हेल्प, इट मीन्स इफ इट हैड नॉट बीन योर हेल्प। यदि आपका सपोर्ट नहीं होता तो मैं यह नौकरी नहीं पा पाता। बट फॉर योर सपोर्ट, तो बट फॉर योर सपोर्ट इट मीन्स इफ इट हैड नॉट बीन योर सपोर्ट। तो बट फॉर का अर्थ होता है इफ इट हैड नॉट बीन। तो याद रखा जाए कि अब बट फॉर के बाद सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस भी3, यह भी अनरियल कंडीशन इन पास्ट का सेंस देता, बशर्ते इफ इट हैड नॉट बीन के जगह बट फॉर यूज किया जाता है। तो बट फॉर के बाद नाउन हो जाता, यहां नाउन यूज होगा। ध्यान रहे कि इस स्थिति में बट फॉर का प्रयोग इफ इट हैड नॉट हैपेंड या इट हैड नॉट बीन, यदि ऐसा न हुआ होता के अर्थ में किया जाता है। ध्यान दें, बट फॉर योर हेल्प, यदि आपका मदद नहीं रहा होता, आई वुड हैव गॉट ए हेवी लॉस, तो मुझे भारी क्षति झेलनी पड़ी होती। या इसी को कह सकते हैं कि इफ हैड नॉट बीन योर हेल्प,
आई वुड हैव गॉट ए हेवी लॉस, यदि आपका मदद नहीं रहा होता तो मुझे भारी क्षति झेलनी पड़ी होती या झेला होता। बट फॉर द फ्लड, यदि बाढ़ नहीं आया होता, आई वुड हैव अराइव्ड हियर इन जनवरी, तो मैं यहां जनवरी में ही आ गया होता। या इसी को कह सकते हैं कि इफ इट हैड नॉट बीन द फ्लड, यदि बाढ़ नहीं आया हुआ होता, बाढ़ नहीं रहा होता, आई वुड हैव अराइव्ड हियर इन जनवरी, मैं जनवरी में ही आ गया होता। आशा है आपको कंडीशनल सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। 3 तरह के कंडीशन बताया हूं, जीरो या ओपन कंडीशन, या रियल कंडीशन, अनरियल या इम्प्रोबेबल कंडीशन, और तीसरा है अनफुलफिल्ड कंडीशन या अनरियल कंडीशन इन पास्ट। आप जो कोर्स देख रहे हैं ये सुपर फाउंडेशन का कोर्स है, जिसके तहत जो भी चैप्टर पढ़ते हैं वो अल्टीमेट पढ़ेंगे आप। कुछ भी ऐसा नहीं होगा उस चैप्टर का जो आपके रेंज से बाहर होगा, कुछ भी नहीं। एग्जाम में आने वाला कोई भी चीज आपके रेंज से बाहर नहीं जाएगा, यह एम.के. मिश्रा का प्रॉमिस रहा। चलिए कुछ क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पर। देखिएगा, ही विशेष, ही इज शक्तिमान, ही वुड कैच ऑल द क्रिमिनल्स रेड हैंडेड। वो सोचता है कि काश यदि वो शक्तिमान होता तो सभी अपराधियों को रेड हैंडेड पकड़ लेता, तो वो पकड़ता, तो वो अनरियल इमेजिनेशन कर रहा है, कंडीशन दिखा रहा है। काश वो यदि शक्तिमान होता है, तो इसका मतलब है कि वो ख्याली पुलाव पका रहा है, वो शक्तिमान तो है नहीं, इमेजिन कर रहा है। तो ही विशेष, ही इज के जगह ही वर का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर ए। सी बिहेव्स, वो व्यवहार करती है, एज इफ सी हैज रिटर्न फ्रॉम पेरिस, वह ऐसा व्यवहार करती है मानो वो पेरिस से लौट आई हो। तो यहां फिर अनफुलफिल्ड कंडीशन का बात है, तो यहां पर एज इफ के बाद सी हैज रिटर्न के जगह सी हैड रिटर्न होगा। चूंकि आप देखे होंगे कि अनफुलफिल्ड में कंडीशनल पार्ट में हैड प्लस V3 आता। Suji says that she will take her umbrella. सूजी कहती है कि वो छाता ले लेगी, इन केस इट विल रेन, यदि बारिश हो जाएगी तो छाता ले लेगी। कंडीशनल सेंटेंस में, रियल कंडीशन में, जीरो कंडीशन में आप देखते हैं कि कंडीशनल पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया जाता और मेन क्लोज में क्या यूज करते हैं, शैल विल। तो यहां इन केस इट विल रेन नहीं, इट रेन्स होगा। सी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, इफ के जगह पर इन केस यूज कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर कौन बना, ठीक। इन केस का भी अर्थ होता है यदि, कंडीशन यह भी दर्शाता। आई वॉज रीडिंग अ न्यूज पेपर व्हेन द पोस्टमैन हैज कम। ध्यान दिया जाए, ये खैर दूसरे तरह का एक कंडीशन है, ये कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन नहीं है। टाइम एंड टेंस में आप देखे हैं, है तो वेन का कंडीशन ही, टाइम क्लोज दर्शाता है। टाइम क्लोज के लिए वेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट यूज किया जाता और दूसरा एक्शन पास्ट कंटिन्यूअस में होता। तो ये बात आ रहा है कि आई वॉज रीडिंग इन न्यूज पेपर वेन द पोस्टमैन हैव कम नहीं, केम का प्रयोग होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा। इट इज हाई टाइम, काश, और आपको पता है कि इसके बाद वर या V2 आता, तो ऐसी स्थिति में वर या V2 होगा तो यू विल स्टॉप के जगह इट इज हाई टाइम यू आर स्टॉप्ड का प्रयोग होना चाहिए। इट इज हाई टाइम, आई विश, एज इफ, अभी देखे हैं इनके बाद वर या V2 का प्रयोग, यानी अनरियल कंडीशन का बात है। आगे कह रहा है, if I would have realized what a bad person my friend is, I would have discarded his friendship. यदि मुझे रियलाइज हुआ होता,
कि मेरा दोस्त इतना खराब है, तो खराब आदमी है, तो मैं अपनी दोस्ती तोड़ दिया होता। तो एक बात बताइए, मैं अपनी दोस्ती तोड़ दिया होता, अफसोस का बात कर रहा है। और यहाँ अनरियल कंडीशन इन पास्ट यानी अनफुलफिल्ड कंडीशन है। तो ऐसी स्थिति में वुड हैव प्लस V3 ईफ पार्ट में तो नहीं होगा, ईफ पार्ट में हैड प्लस V3 यूज किया जाता पास्ट परफेक्ट में, और यहाँ मेन क्लोज में वुड हैव प्लस V3। तो ऑप्शन नंबर ए। ही स्पीक्स, वो बोलता है, एज दो ही कांकर्ड द वर्ल्ड, वैसे बोलता है मन पूरा दुनिया जीत लिया हो। तो ऐसी स्थिति में एज दो के बाद ही कांकर्ड नहीं, ही हैड कांकर्ड, वही अनफुलफिल्ड कंडीशन की बात है, वो थोड़े जीत लिया है पूरा दुनिया। द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट, ट्रेन स्टार्ट नहीं होगी until the guard will blow the whistle, जब तक कि गार्ड जो है वो सीटी नहीं बजाएगा। तो एक बात बताइएगा कि the train will not start, मेन क्लोज तो है shall will, लेकिन यहाँ until का कंडीशन है। तो until का कंडीशन if या कंडीशनल पार्ट में कुछ भी when, until, unless हो सकता है। तो यहाँ वाला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा। तो until the guard will blow नहीं, guard blows the whistle होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। I would appreciate, मैं तारीफ करता, if readers would write to me, यदि रीडर्स मुझे लिखते, अबाउट हाउ दे मीडिएट, कि कैसे वो समझौता करते हैं। तो आई वुड अप्रिशिएट, यहाँ मेन क्लोज में वुड है, अनरियल कंडीशन है। तो इफ रीडर्स वुड राइट गलत हो जाएगा, इफ रीडर्स रोट होना चाहिए, क्योंकि अनरियल कंडीशन में वुड प्रयोग होता है मेन क्लोज में, और कंडीशनल पार्ट में वर या V2 पढ़े होंगे, तो V2 का प्रयोग होगा ऑप्शन नंबर बी। द प्रोफेसर हैड एंटर्ड द क्लास, प्रोफेसर क्लास में एंटर किया होता, इंटर कर चुका था। बिफोर द स्टूडेंट्स हैड टेकन देयर सीट्स, ओह ये भी कंडीशन है, लेकिन ये फिर कंडीशनल सेंटेंस का दूसरा है, टाइम क्लोज का है। इसमें होता है कि जो घटना पहले घटित हो पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में घटित हो बिफोर आदि से जो जुड़े वो पास्ट इंडेफिनिट में रखा जाता। आप टाइम एंड टेंस में देखे हैं कि स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल गई थी, वही कंडीशन है। तो यहाँ पर बिफोर द स्टूडेंट्स हैड टेकन नहीं, स्टूडेंट्स टुक होना चाहिए। Unless I do not see his ticket, I will not let him sit here. जब तक कि मैं उसका टिकट नहीं देखूंगा तब तक मैं उसे यहां बैठने नहीं दूंगा। तो ऑनलेस नेगेटिव स्ट्रक्चर है, नेगेटिव कंडीशन है, और आपको पता है कि जब ऑलरेडी नेगेटिव कंडीशन हो तो डू नॉट यानी नो नॉट नेवर नहीं आता। तो ऑनलेस आई सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। My uncle does not spend so much money on that house unless he thinks of moving soon. मेरे चाचा जी उस घर पर तब तक पैसा नहीं लगाएंगे और ज्यादा जब तक कि वहां जाने का नहीं सोचेंगे। तो देखिए ऑनलेस के साथ ही थिंग्स यानी कंडीशनल पार्ट में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और वहां मेन क्लोज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दिया। तो दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट कब होता, जब या तो हैबिचुअल पैटर्न या सैद्धांतिक बात होती है। तो ऐसा यहाँ सैद्धांतिक तो है नहीं, बात है कि चाचा जी तब तक पैसा नहीं लगाएंगे जब तक कि वहां जाने का नहीं सोचेंगे। तो यहाँ मेन क्लोज में डज नॉट नहीं विल नॉट का प्रयोग होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दे, हैड आई रियलाइज्ड, यदि मुझे रियलाइज हुआ होता दैट इट वाज सच अ लॉन्ग वे, कि ये इतना दूर है, आई वुड टेक ए टैक्सी, तो मैं टैक्सी ले लिया होता। अनरियल कंडीशन इन पास्ट है, अनफुलफिल्ड कंडीशन है, वो टैक्सी नहीं लिया, अफसोस कर रहा है।
तो अफसोस कर रहा है। तो यहाँ कंडीशनल में तो हैड आई रियलाइज सही है, लेकिन यहां पर गलती हो गया। वुड टेक के जगह वुड हैव टेकन होना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में मेन क्लोज में वुड हैव प्लस भी3 आता है। तो यहाँ वुड टेक के जगह वुड हैव टेकन ए टैक्सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। If you would have arranged these red flowers in a vase together with some white ones, they would have looked pretty. यदि आप इसको एक साथ जार में सजा दिए होते तो ये सुंदर दिखा होता। तो देखिए इफ में भी वुड हैव लगा दिया और यहां मेन क्लोज में भी वुड हैव प्लस भी3 लगा दिया, तो ये संभव नहीं है। फिर वही अनरियल कंडीशन इन पास्ट, तो यहां पर हैड प्लस भी3 होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट। तो इफ यू हैड अरेंज्ड, ऑप्शन नंबर ए। इफ आई एम वेल आई वुड प्रेफर टी टू कोल्ड ड्रिंक्स। यदि मैं सही होता तो मैं कोल्ड ड्रिंक्स के बदले चाय को प्रेफर करता। तो ये इमेजिन हो रहा है, अनरियल कंडीशन है, इमेजिनेटिव कंडीशन है। तो ऐसी स्थिति में वुड प्रेफर है, तो आई एम वेल के जगह आई वर वेल होना चाहिए, क्योंकि इमेजिन करने के लिए सब में वर का प्रयोग किया जाता। यदि मैं सही होता, देखिए, बट योर कॉपरेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस वर्कशॉप, कॉपरेशन ऑफ दिस वर्कशॉप would not have been so much। ये थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ा रहा है, फिर भी एक गलती है। यहां पर would have been तो चलेगा, लेकिन but योर नहीं, but for का प्रयोग होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। आप पढ़े हैं कि but for your cooperation for the organization, ये ऑफ गलती से आ गया है, यही गलती केवल है। यदि आपका ये कॉपरेशन नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दिस वर्कशॉप वुड नॉट हैव बीन सो स्मूथ, तो ये इतना स्मूथ नहीं रहा होता। ऑफ गलती से आ गया है, ऑप्शन नंबर कौन बना, ए। बट फॉर, ये बट फॉर होना चाहिए। वर सी आई, यदि वो मेरे जगह होती, सी विल नहीं, सी वुड होना चाहिए। सी वुड नॉट अलाउ यू टू गो एनीवेयर, ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, बी। इमेजिन हो रहा है, अनरियल कंडीशन है। हैड यू इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, यदि आप मुझे पहले सूचित कर दिए होते, I would have certainly purchased the car from you, मैं आपसे कार निश्चित रूप से खरीद लिया होता। Had you informed me earlier, I would have certainly purchased के जगह purchased होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहां अनरियल कंडीशन इन पास्ट, अनफुलफिल्ड कंडीशन है। If I was you, I would tell the chairman to keep his mouth shut, यदि मैं आपके जगह होता तो मैं चेयरमैन से शांत रहने को कहता। तो if I was नहीं, I were होना चाहिए, इमेजिन है। और अगला है अंतिम, if a person studied a period of history, he would have wondered how things had happened at the time। यदि कोई व्यक्ति पढ़ा होता इतिहास तो वो आश्चर्यचकित किया होता, आश्चर्यचकित हो गया होता कि कैसे परिस्थितियां बदली थी। तो वुड हैव प्लस भी3 है मेन क्लोज में, तो यहाँ हैड प्लस भी3 होना चाहिए। इफ ए पर्सन हैड स्टडीड, ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं आपको ये कंप्लीट सेशन पसंद जरूर आया होगा। कॉजेटिव वर्ब्स कौन होते हैं, देखिएगा, कॉजेट वर्ड होता है। ऐसे तो हिंदी में इनको हम सीधे सीधे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं और अंग्रेजी में कॉजेटिव वर्ब्स कहते हैं। लेकिन यहीं से अर्थ निकालिए, कॉजेट का अर्थ क्या होता है। कॉजेट का अर्थ होता है प्रेरित करना, उकसाना। और जब सब्जेक्ट खुद कोई एक्शन न करे, किसी को उकसा कर कोई काम करे, किसी को उकसा कर कोई काम करावे, तो ऐसी प्रक्रिया को कॉजेटिव कहा जाता है। इट मीन्स सब्जेक्ट इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क, बट
indirectly responsible. Subject causes someone to do something. Subject motivates someone to do something. किसी को मोटिवेट करता है, किसी को कॉजेट करता है, किसी को गाइड करता है। ध्यान दे, किसी को कॉज ऐसा विवश कर देता है कि वो कोई एक्शन करने लगे, तो ऐसे एक्शन को कॉजेटिव करते हैं। हंसना का अंग्रेजी सब जानते हैं, लाफ। लेकिन हंसाना का अंग्रेजी क्या है? कि वह मुझे हंसाया, तो वह मुझे हंसाया, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कोई अपना शारीरिक एक्टिविटी किया, मेरे मुंह में अंगुली डाला, हाँ, या ये कहा और जबरदस्ती हंसाने का प्रक्रिया किया। नहीं, वो ऐसा सिचुएशन पैदा किया, वो हमको मोटिवेट किया, ऐसा कोजेट किया ऐसा कि हम हंसने लगे। उसने मुझे रुला दिया यार, तो रुलाने का क्या, आंख में वो अंगुली डालकर कोई प्रक्रिया किया था? तो नहीं, वो ऐसा माहौल बनाया कि हम रोने लगे। तो रोना का अंग्रेजी सब जानते, रुलाना का अंग्रेजी क्या होगा? वो मुझे क्लास में पिटवाता है, पिटना का अंग्रेजी सब जानते, पिटवाना का अंग्रेजी क्या होगा? उसने पेड़ कटवा दिया, काटना का अंग्रेजी सब जानते हैं, कटवाना का क्या होना चाहिए? कॉजेटिव जो होते हैं, यही प्रक्रिया है जिसमें डायरेक्ट खुद सब्जेक्ट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ना होकर इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। यानी सब्जेक्ट किसी व्यक्ति को, वस्तु को उकसाकर कोई अन्य काम कराता है, यही कॉजेटिव है। यदि मैं कहूं कि उसने पेड़ कटवा दिया तो वो खुद काटा है, तो नहीं, वो भले लकड़हारा से कटवाया हो, लेकिन वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल काटने का है नहीं। डायरेक्ट तो वो एक्शन कौन किया? लकड़हारा। भले ये रिस्पॉन्सिबल उसके लिए है, लेकिन इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है, यानी डायरेक्ट सब्जेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट सब्जेक्ट हुआ। याद रखा जाए, when subject causes someone or something to do an action, that is called causative। बात कर रहे हैं, देखा जाए। कराया क्या कि a verb which causes someone or something to perform an action is called causative। जब सब्जेक्ट किसी व्यक्ति को, वस्तु को उकसाकर, प्रेरित करके, उसे कॉजेट करके, उसे गाइड करके, उससे कोई कार्य करावे, तो अब वो कौन हो गया? कॉजेटिव। ऐसे एक्शंस को, ऐसे एक्टिविटी को, सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्टिविटी हुआ, उकसाने की जो प्रक्रिया हुई, वो हो गया कॉजेटिव। देखिएगा, करा कि ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसा दिया। करा कि ही मेड मी लाफ ऑन द स्टेज, वह स्टेज पर मुझे हंसा दिया। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति स्टेज पर परफॉर्म कर रहा हो, बड़ा सीरियस मूड में हो, कह रहा हो कि अरे क्या कहें यार, हम तो सीरियस थे, उसने मुझको हंसा दिया। क्या वो आके हंसाया था? नहीं, वो मुंह बनाया होगा, चिढ़ाया होगा, जैसा स्थिति पैदा किया होगा, हंसी मुझे आ गई। तो ऐसी स्थिति में क्या आया? कॉजेट किया, डायरेक्ट किया गया। ये एक तरह से ऐसे समझिएगा कि कॉजेटिव जो है किसी के डायरेक्शन में किया गया कार्य है। कर्ता कोई और है, कर्ता कोई और है, डायरेक्शन किसी अन्य का होता है। देखिएगा, he got my hair cut yesterday, sorry, I got my hair cut yesterday। मैं कल अपना बाल कटवाया, काटा नहीं, कटवाया। हमने डायरेक्शन दिया बार्बर को, उसने मेरा बाल काटा। डायरेक्शन बेस्ड यदि काम होने लगेगा तो क्या हो जाएगा? कॉजेट हो जाएगा। आई हैड दिस लेटर रिटन बाय माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से यह पत्र लिखवाया। मैंने डायरेक्शन दिया दोस्त को, उसने पत्र लिखा। तो जब डायरेक्शन पर काम होने लगे, यानी सब्जेक्ट डायरेक्ट एक्शन न करके किसी को उकसा कर काम कराने लगे, तो जो एक्शन आएगा वो कौन है? कॉजेटिव।
मूलतः दो तीन वर्ड हैं, दो तीन स्ट्रक्चर हैं कॉजेटिव के, जिनको ईमानदारी से फॉलो करने की जरूरत है। और कॉजेटिव से क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आते हैं, हर तरह के एग्जाम में आते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम का पैटर्न नहीं होगा जिसमें अंग्रेजी पूछता हो, एरर पूछता हो, इंप्रूवमेंट पूछता हो, फिलर पूछता हो, उसमें कॉजेटिव नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। बात हो रही है कुछ फैक्ट्स को देखिएगा। सम फैक्ट्स है कि इन कॉजेटिव द सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म द एक्शन इटसेल्फ बट कॉजेज समवन और समथिंग एल्स टू डू इट इंस्टेड। कॉजेटिव में सब्जेक्ट खुद एक्शन को परफॉर्म नहीं करता, बल्कि किसी को कॉज करता है, किसी को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, डायरेक्ट करता है। किस चीज के लिए? टू कह रहा है कि somebody else to do it instead, अपने बदले किसी अन्य को कार्य करने के लिए कहता। ध्यान दें, इन कॉजेटिव द सब्जेक्ट इज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एक्शन। अभी तो बता रहे थे कि सब्जेक्ट इसमें डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बल्कि इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। एक कॉजेटिव वर्ब यूजुअली गेट्स स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखिएगा, एक पहचान आपको अक्सर यहां मिलेगा, जनरल सेंस में ऐसा देखने को मिलेगा आपको। जनरल सेंस है क्या कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। किसी भी सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या बनता है? तो सब्जेक्ट बनता है, वर्ब ऑब्जेक्ट बनता है। लेकिन जहां कॉजेटिव दिखेगा वहां वर्ब ऑब्जेक्ट का नहीं मिलकर आपको ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का कंस्ट्रक्शन मिलेगा। इन मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स वेयर यू फाइंड कॉजेटिव, यू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय वर्ब। ध्यान दिया जाए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ये प्रक्रिया जनरल स्ट्रक्चर है। लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की एक्टिविटी, ये कॉजेट करने की प्रक्रिया है। देखा जाए, अब बात बनती है यहां कि ऐसे तो हम चर्चा में आपको कई तरह से बात बता सकते हैं। कॉजेट में आप ऐसे देखें कि इसमें डबल पार्टी कॉजेटिव भी हो सकता है, डबल पार्टी कॉजेटिव भी हो सकता है, मल्टीपल पार्टी कॉजेटिव भी हो सकता है। मल्टीपल पार्टी कॉजेटिव, डबल पार्टी जो कॉजेटिव होते हैं ये एक तरह से एक्टिव सेंस रखते हैं, जबकि मल्टीपल पार्टी हो जाए यानी दो से अधिक, ट्रिपल भी बोल सकते हैं, ट्रिपल मल्टीपल, ट्रिपल में ही मल्टीपल के ही दायरे में ट्रिपल भी आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इनका सेंस पैसिव जैसा रहता है। याद रखा जाए, आप कॉजेटिव को दो भागों में बांट सकते हैं, डबल पार्टी कॉजेटिव और ट्रिपल या मल्टीपल पार्टी कॉजेटिव। तो डबल पार्टी का सेंस कैसा होता है? तो एक्टिव का सेंस देता है, और यदि ट्रिपल या मल्टीपल हो जाए तो वो पैसिव का देता है। चलते हैं स्ट्रक्चर्स की। ध्यान दें, यदि कॉजेटिव का में डबल का सेंस दें, इसका चर्चा नहीं है, केवल मैं आपको बताया हूं। ध्यान दें, तो पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। अब ध्यान दें, मेक के बाद ऑब्जेक्ट प्लस V1, रियल कॉजेट कहां हुआ? तो ऑब्जेक्ट प्लस V1, वही V1 यानी बेयर इंफिनिटिव। V1 को बेयर इंफिनिटिव भी माना जाता, यही रियल कॉजेटिव है। ध्यान दें, डबल पार्टी कॉजेटिव, वो मुझे हंसाता है, एक वो हुआ एक मैं हुआ, उसने मुझे रुला दिया, एक वो हुआ एक मैं हुआ। डबल पार्टी यही है। इस दायरे में जब आते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस V1 यही कॉजेट है, और कॉजेटिव का कभी रूप बदलता नहीं है, याद रखने की जरूरत है। जितना आप रूप बदलना होगा इसका बदलिएगा, सब्जेक्ट प्लस मेक को, इनको एक स्टिकर की तरह चिपका देना है, वह मुझे हंसाता है, इसका टेंस कॉम्बिनेशन बनाइए, ही मेक्स मी लाफ। यहां टू लाफ गलत माना जाएगा। देखिए, यहां लाफिंग का प्रयोग भी गलती है,
ही मेक्स मी लाफ। कहीं कहीं लाफिंग भी चलता है, लेकिन वो मेक के साथ नहीं चलता है, दूसरे वर्ड के साथ। ऑब्जेक्ट के बाद V4 का प्रक्रिया भी आती है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, इन्हीं का फॉर्म आगे बताएंगे। लेकिन मेक के बाद जब भी आएगा तो ऑब्जेक्ट के बाद V1 ही दिखना चाहिए, यानी बेयर ही दिखना चाहिए। वो मुझे हंसाता है, ही मेक्स मी लाफ। टेंस बदलना पड़े कि वो मुझे हंसा रहा है, तो इसी का बदलिए ही इज मेकिंग। आइए ज्यों कहते हो मी लाफ, इज मेकिंग मी लाफ। उसने मुझे हंसा दिया है, ही हैज मेड मी लाफ। वो मुझे हंसा दिया, ही मेड मी लाफ। वो मुझे हंसा देगा, ही विल मेक मी लाफ। वो मुझे हंसा सकता है, ही कैन मेक मी लाफ। गलती से भी यह जो ऑब्जेक्ट प्लस V1 है, ये टू लाफ, लाफ्ड, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। अगर है तो एरर है। जितना टेंस बदलना होगा, इस पार्ट का टेंस बदलिएगा, ये केवल स्टिकर बनकर चिपकेंगे। ध्यान दें, सम फैक्ट्स इन दिस स्ट्रक्चर द सब्जेक्ट कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू डू समथिंग। जनरल प्रक्रिया है कॉजेटिव का कि सब्जेक्ट किसी को उकसाता है काम करने के लिए। इट इज यूज्ड इन एक्टिव सेंस। जब डबल पार्टी होता है तो अभी बोले हैं कि सेंस एक्टिव निकलता है। अब देखिए, ही मेड मी वीप, वो मुझे रुला दिया। तो अब बताया जाए, ही मेड मी टू वीप कर दें, सही होगा तो नहीं। वेप्ट कर दें, सही होगा तो नहीं। वीपिंग कर दें, सही होगा तो नहीं। सीधे सीधे होगा ही मेड मी वीप। करे कि ही वॉज मेकिंग मी लाफ, वो मुझे हंसा रहा था। तो देखिए टेंस इसका बदला, ये ज्यों का त्यों स्टिकर बनकर आ गया। आप लाफ्ट नहीं यूज कर सकते हैं, आप टू लाफ नहीं यूज कर सकते हैं। जब भी आएगा तो बेयर इंफिनिटिव ही आएगा। दे मेड हर डू द ड्यूटी, वो उन लोगों से ड्यूटी कराया, वो उससे ड्यूटी कराया। तो अब बताया जाए कि दे मेड हर टू डू कर दिया जाए तो गलती है, डूइंग कर दिया जाए तो गलती है। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, मैं आपको यह प्रॉब्लम समझा दूंगा। यहां किसी भी हालत में यू अंडरस्टैंड से छेड़छाड़ नहीं हो सकता। आपको ये डबल पार्टी पॉजिटिव मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेयर यूज समझ में आया होगा। ध्यान दी, डबल पार्टी कॉजिटिव के तहत एक्टिव सेंस में मेक के जगह पर कुछ और भी वर्ड्स दिखते हैं। लेट, सेट, हेल्प, ये सब वर्ड भी यूज किए जाते हैं, और ये भी ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इंफिनिटिव के द्वारा फॉलो होते हैं। इनका स्थान कहां होगा? तो इनका स्थान मेक के जगह पर होगा। इनमें कोई चेंज नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा सेंस में बदलाव होगा। मैंने उसे हंसते हुए देखा, आई सॉ हिम लाफ। आई सॉ हिम टू लाफ लिख दिया जाए, लाफ्ड लिख दिया जाए, गलत है, होना चाहिए आई सॉ हिम लाफ। मैंने उसे गाते हुए सुना, आई हर्ड हिम सिंग ए सॉन्ग, वहां टू सिंग गलत है। अगर कह दूं संग तो वहां भी गलती है, सीधे सीधे बेयर इंफिनिटिव होगा, आई हर्ड हिम सिंग ए सॉन्ग। मेक के जगह पर कुछ वर्ड्स का रिप्लेसमेंट हो सकता है, देखा जाए। ध्यान रहे कि उपरोक्त स्ट्रक्चर्स में, उपरोक्त स्ट्रक्चर्स के तहत मेक के स्थान पर लेट, सेट, हेल्प, सी, नोटिस, हियर, वॉच, ऑब्जर्व, फील, बीड, बिहोल्ड एटसेट्रा का भी प्रयोग स्थिति अनुसार हो सकता है। ध्यान दें, कह रहा कि आई कैन नॉट लेट हिम गो, मैं उसे जाने का अनुमति नहीं दे सकता। तो लेट के बाद यहां कैन नॉट, मेक के जगह लेट यूज किए, अर्थ बदल गया, और इसके बाद से ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इंफिनिटिव। आई सॉ हिम डांस ऑन द स्टेज, शी हेल्प्ड मी कंप्लीट द टास्क, दे विल सेट हिम फ्री, वे लोग उसको आजाद कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में
टू फ्री गलत हो जाता है, फ्रीड गलती हो जाता है, यहां टू कंप्लीट गलत हो जाता है, जबकि अक्सर लोग ऐसा यूज करते हैं जो गलत है। सावधान रहिएगा, बार बार एग्जाम में आते हैं ये बात, ध्यान दें। एक चीज और छेड़ देता हूं मुद्दा, सी के साथ, नोटिस के साथ, हियर के साथ, वॉच, ऑब्जर्व, इनके साथ, यानी बाकी पार्ट यहां से छोड़ दिया जाए, सॉरी, हेल्प के बाद वाला, इन सब के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद जहां बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं वहां पर पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज होता है, यानी V4 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अर्थ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आई सॉ हिम डांस, मैंने देखा, मैंने उसको देखा। आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा नाचते हुए, यानी हमारी नजर उस पर थी लेकिन प्रक्रिया थी नाचने की। और आई सॉ हिम डांसिंग, मैंने उसको नाचते हुए देखा, मैंने देखा उसको, लेकिन हमारा ध्यान कहां था, तो उसके नाच पर ध्यान था। तो ऐसी स्थिति में डांसिंग का भी प्रयोग हो सकता। सेम कंडीशन, आई हर्ड हिम सिंग ए सॉन्ग, मैंने उनको सुना, गीत गाते सुना, गीत पर ध्यान नहीं था, उन पर ध्यान था। और आई हर्ड हिम सिंगिंग ए सॉन्ग, मैंने उनको गाते हुए सुना। यार, इसका मतलब है कि पहले से हमको नहीं लगता था कि वो गाते थे, उनके गायकी पर ध्यान हो तो जेरेंट, सॉरी, प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 ING भी यूज हो सकता है। अर्थ में अंतर है, बहुत बारीक अंतर है, याद रखिएगा, ध्यान दें। दूसरा इसमें बात आ रहा है इस डबल पार्टी कॉजेटिव में भी, कि एक कंडीशन आता है सब्जेक्ट के जगह, जैसे मेक लगाए थे वहां कीप, कीप के बाद ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है V1 ING। जब भी कीप के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो समझिएगा कि V1 ING ही यूज होगा। ही केप्ट मी वेटिंग, उसने मुझे इंतजार करा दिया, वो नहीं किया, मुझसे इंतजार करा दिया, वो भी तो कॉजेट कर रहा है। तो कीप के बाद ऑब्जेक्ट प्लस V1 ING यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। यहां पर आपको असली धोखा यहीं पर होता है। कब? जब ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का मैटर आए। तो ध्यान दें, जैसे आपने देखा मेक के साथ तो बेयर इन्फिनिटिव, सी, वॉच, हियर, नोटिस, ऊपर देखे आप, लेट, सेट, इनके साथ बेयर इन्फिनिटिव। लेकिन जब कीप के साथ ऑब्जेक्ट आएगा तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना पड़ेगा। सी केप्ट मी वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो मुझे लंबे समय तक इंतजार करा दी। दे कीप मी सिटिंग आइडल, कह रहा है कि वो लोग मुझे बेकाम का बैठा दिए। तो ऐसी स्थिति में कीप के बाद ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ध्यान रहे कि इसका प्रयोग भी एक्टिव सेंस में ही किया जाता। और अगला प्रक्रिया है जिसमें ट्रिपल या मल्टीपल पार्टी बोला हूं, जिसको हम पैसिव सेंस में कॉजेटिव यूज करते। इनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद गेट या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये सब्जेक्ट होते हैं, गेट या है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 कहिए या पास्ट पार्टिसिपल कहिए। मूल रूप से कॉजेट तो यही हुआ, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। कभी गलती से भी इसके स्ट्रक्चर से हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जितना टेंस बदलना होगा इस पार्ट में बदलेंगे, ये केवल स्टिकर बन के चिपकेंगे, जैसे पहले आपने देखा था। यह पार्ट ऑब्जेक्ट प्लस V3 जो है, ऑब्जेक्ट प्लस V3, दैट इज द रियल फॉर्म ऑफ कॉजेटिव हियर, दैट विल नॉट बी चेंज्ड एट एनी कॉस्ट। It will be used just like a sticker, and whatever we have to change in this part, that is subject plus get or have. जितना चेंज करना होगा इसी में चेंज करेंगे। Some facts है, in this structure subject is indirectly responsible for the action। जैसा कि मैंने कहा है कि जब मल्टीपल पार्टी कॉजेटिव होगा तो ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल, हर कॉजेटिव में इनडायरेक्ट ही होता।
फिर कह रहा है कि एक्शन ऑब्जेक्ट प्लस V3 डन बाय समबडी और समथिंग एल्स, इट इज यूज्ड इन पैसिव सेंस, इनका सेंस पैसिव होता। देखिए, आई गॉट माई हेयर कट, बाई बार बार लिखे न लिखे कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा, आई गॉट है, यहां पर कह रहा है कि आई गॉट यहां एक पार्ट हो गया। अब माई हेयर ऑब्जेक्ट, कट का V3 भी कट, मैंने अपना बाल कटवाया। ऐसे समझिए, वो मुझे क्लास में पिटवाता है, पिटता नहीं है, पिटवाता है, वो डायरेक्ट करता है टीचर को, तब मैं पीटा जाता हूं। यानी तीन लोगों के बीच में प्रक्रिया घूमने लगती है। वो मुझे क्लास में पिटवाता है, तो वो ही आप बना सकते हैं कि ही गेट्स या ही हैज मी बीटन इन द क्लास, ही गेट्स मी बीटन इन द क्लास, ही हैज मी बीटन इन द क्लास। वह मुझे क्लास में पिटवा रहा है, टेंस चेंज हो रहा है, हम इसमें चेंज नहीं करेंगे कुछ। ही इज गेटिंग, कंटिन्यूअस टेंस हो गया, कंटिन्यूअस टेंस, ही इज गेटिंग, ही इज हैविंग मी बीटन इन द क्लास। उसने मुझे क्लास में पिटवा दिया, ही गॉट या ही हैड मी बीटन इन द क्लास। वो मुझे क्लास में पिटवाएगा, ही विल गेट या हैव, ही विल गेट या ही विल हैव मी बीटन इन द क्लास। मतलब यह है कि इस पार्ट को एज ए स्टिकर यूज करेंगे और इसी पार्ट में केवल टेंस चेंज किया जाएगा। आशा करते हैं आपको पॉजिटिव समझ में आया होगा। मैंने डबल पार्टी, ट्रिपल या मल्टीपल पार्टी, दो तरह का पॉजिटिव बताया। डबल पार्टी में मैं दो स्ट्रक्चर बताया, एक मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इंफिनिटिव, जिसमें कि मेक के जगह पर आप सी, हियर, वॉच, बिहोल्ड, नोटिस, इन सब का भी प्रयोग, लेट, सेट का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इंफिनिटिव के द्वारा फॉलो होता है। जबकि मैंने एक स्ट्रक्चर बोला, कीप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये भी एक्टिव सेंस में डबल पार्टी में यूज होता है। याद रखा जाए, ऑब्जेक्ट के बाद वाले पार्ट से क्वेश्चन बदल कर दिया जाता है, सावधान रहिएगा। और मल्टीपल, ट्रिपल या मल्टीपल पार्टी हो तो सब्जेक्ट में गेट या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग यानी V3 का प्रयोग किया जाता है। आशा है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप enjoying. Be bold for the examinations. Thank you. Best of luck.